ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें पहली खबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल और बिहार दौरे की है। बंगाल के अलीद्वारपुर में ममता सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि निर्मम सरकार नहीं चाहिए। जवाब में ममता ने कहा कि दम है तो कल ही चुनाव करवा लें। दूसरी खबर पीओके से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद भारत के साथ आ जाएगा। वहीं धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से दक्षिणा में पीओके मांगा है। तीसरी खबर बीजेपी विधायक के विवादित बयान की। बीजेपी विधायक रणबीर पठानिया ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोए हुए थे एयरफोर्स के जवान। विवाद बढ़ने पर सफाई भी दी है। और चौथी खबर हेमकुंड साहिब की। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। सेना के जवानों ने रास्ते में जमी हुई बर्फ हटाई ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। लेकिन बुलेटिन में आज एबीपी न्यूज पर हम पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये तो सब जानते हैं। भारत सबूत के साथ कहता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के अधिकारियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या करवाई। लेकिन पहली बार एक पाकिस्तानी ने खुलासा किया कि पहलगाम में हमला कैसे हुआ और किसने करवाया। एबीपी न्यूज से बातचीत में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने सबूत के साथ फील्ड मार्शल मुनीर के चेहरे को बेनकाब किया है। आदिल राजा ने कैमरे पर बताया कि आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ आसिम ही पहलगाम के गुनहगार हैं। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले के दौरान आईएसआई का कौन सा अधिकारी आतंकियों से बात कर रहा था। आदिल राजा ने उन मोबाइल नंबर्स का भी खुलासा किया जिससे पहलगाम हमले के दौरान बातचीत हो रही थी। आतंकियों से बातचीत के लिए किस देश के सिम का इस्तेमाल किया गया, व्हाट्सएप पर क्या बात हुई, इसकी भी जानकारी सबूतों के साथ दी है। 3 बड़े किरदार हैं। पहला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दूसरा आईएसआई का डीजी स्पेशल ऑपरेशन शहाब असलम और तीसरा आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक। देखें, मैंने पहले जब आपके चैनल पे आके और यहाँ पे इंडियन मीडिया पे बात की और आसिम मुनीर को मैंने कसूरवार बताया कि इसी ने ये पहलगाम में हमला कराया। आदिल राजा ने एबीपी न्यूज पर खुलासा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहलगाम में हमले का आदेश दिया था और हमला कराने की जिम्मेदारी आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और आईएसआई के डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जनरल शहाब असलम को दिया। यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बाएं बैठे डीजी आईएसआई और दाएं बैठे फील्ड मार्शल मुनीर ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने के लिए आतंकियों को पहलगाम भेजा था। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम इसके डायरेक्टर जनरल हैं स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के, जिन्होंने ये ऑपरेशन आसिम मुनीर आर्मी चीफ के अहकामात के ऊपर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजी आईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम किया गया। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने सिर्फ नाम लेकर आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि उन्होंने हमले के वक्त इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट भी बताए हैं। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर ने बताया कि पहलगाम हमले में मलेशिया और अफगानिस्तान के भी सिम का इस्तेमाल किया गया। आदिल राजा ने यहां तक बताया कि दोनों मोबाइल नंबर आईएसआई के अधिकारियों की नेशनल आईडी से भी जुड़े हुए हैं। भारत सरकार चाहे तो उनका पता लगा सकती है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले के दौरान आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और आईएसआई के डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जनरल शहाब असलम दोनों अपने नेशनल आईडी से जुड़े नंबरों से पहलगाम में आतंकियों से बात कर रहे थे। अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो कि मैं साबित कर सकता हूं, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की आईएसआई को कि इनके अपने रजिस्टर्ड नंबर से ये बातचीत कर रहे थे पहलगाम में जिस वक्त ये हमला हो रहा था। आदिल राजा ने उस नंबर का भी खुलासा कर दिया जिस नंबर से आतंकियों और आईएसआई के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। मैं आपको सिर्फ उसके आखिरी 4 डिजिट्स बताता हूँ। 9997 इनका एक व्हाट्सएप का पाकिस्तान का नंबर है और दूसरा जो इनका ऑफिशियल नंबर है 8714। दोनों नंबर की जांच करने पर साफ हो जाएगा कि ये नंबर किसके हैं और पहलगाम हमले के वक्त किससे बात कर रहे थे। ये इंफॉर्मेशन मुझे आईएसआई के अंदर से प्रोवाइड की गई है और मेरे पास ये बहरहाल साबित ये हो रहा है कि जनरल शहाब असलम जो है वो जिस वक्त ये हमला हो रहा है उस वक्त पहलगाम के अंदर बातचीत कर रहे हैं। और अब आपको आतंकी और शहबाज सरकार की मिलीभगत का सबसे नया सबूत भी दिखा देते हैं।
देखिए, पाकिस्तान में अब तक आपने आतंकी और आर्मी को साथ देखा था, लेकिन अब उनकी सरकार के मंत्री भी आतंकियों के साथ खुलकर स्टेज शेयर करते हुए दिखे हैं। शहबाज सरकार के मंत्री और पंजाब प्रांत के स्पीकर आतंकियों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, और वो भी कोई ऐसे वैसे आतंकी नहीं, बड़े बड़े खूंखार आतंकी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले में लश्कर के आतंकियों का मजमा लगा। उस मजमे में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर को बनाने वाला आतंकी हमजा मौजूद था। और इन लोगों के साथ वहां बैठा था शहबाज सरकार का खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान। तो वही चमचागिरी करने के लिए उनके पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी आतंकियों के साथ वहां पर मौजूद था। मजमे की फ्रंट सीट पर बैठा ये जल्लाद है लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी। उसके साथ बाल संवारने वाला पंजाब प्रांत का स्पीकर है। स्पीकर के ठीक बगल में बैठा है लश्कर बनाने वाला आतंकी अमीर हमजा, और उसके बाजू में बैठा है पाकिस्तान का केंद्रीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान। और इन सब के बीच इनको पालने वाले लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी वहीं दिखा। मजमे में आतंकियों के बीच पाकिस्तान सरकार के 2 नुमाइंदों की मौजूदगी ने पाकिस्तान में सरकार और आतंकियों के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश किया। खाद्य मंत्री रशीद अहमद खान, जिसे पाकिस्तानियों को दाना पानी मुहैया करवाने का काम करना था, वो आतंकियों के साथ मजमे कर रहा है। और ये पंजाब प्रांत का स्पीकर, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब में संसदीय मूल्यों को धरातल पर लाना है, वो आतंकियों के साथ मौज कर रहा था। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन यहाँ तो उनके मंत्री आतंकियों के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे। ये कैसा आतंक पीड़ित देश हुआ? जिन आतंकियों के साथ शहबाज शरीफ का मंत्री और पंजाब प्रांत का स्पीकर ये दोनों मेलजोल कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ बैठे नहीं थे, इनके बीच का मेलजोल ऐसा था मानो जन्मों जन्म का रिश्ता हो, मानो ये सभी लोग एक ही टीम में हों। पंजाब प्रांत का स्पीकर और शहबाज का मंत्री, ये दोनों ऐसे खुश हो रहे हैं मानो ये आतंकियों के पास नहीं, अपनी खाला के बेटों के पास आ गए हैं। हाफिज सईद का बेटा तलहा जब पहुंचा तो पंजाब का स्पीकर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसके मालिक का बेटा आ गया हो। स्पीकर ने हाफिज सईद के बेटे को जकड़कर उसके कंधे पर अपना मुंह घुसा दिया, मानो कह रहा हो मालिक को मेरा सलाम कहना। जब लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी वहां आया, तब भी पाकिस्तानी सरकार के दोनों नुमाइंदे उनकी शान में खड़े हो गए। आतंकियों के साथ उठने बैठने वाली सरकार के लोगों की जुबान भी कैसी होगी? जाहिर है वो आतंकियों जैसी ही होगी। शहबाज के मंत्री और पंजाब प्रांत के स्पीकर ने भी जब मुंह खोला तो जहर ही उगला। सैफुल्लाह के आगे पंजाब का स्पीकर तो इतना लूट गया कि उसने अपने पद की भी गरिमा नहीं रखी। जब कौमें खड़ी होती हैं तो अपने हीरोज को याद करती हैं। इस जल्लाद को हीरो बताने वाला स्पीकर आगे हाफिज सईद से अपने रिश्तों की बात कर रहा था। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। नवाज शरीफ की तस्वीर को अपने साथ चिपकाए रखने वाला शहबाज शरीफ का मंत्री पूरे पाकिस्तानी कौम को हाफिज सईद का डुप्लीकेट वर्जन बता रहा था। यहाँ तो पूरी कौम जो है, 24 करोड़ अवाम जो है, वो प्रोफेसर सैफुल्लाह हाफिज मोहम्मद सईद साहब का रूप धार चुके हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल जीने वाला खाद्य मंत्री मलिक रशीद ठीक से हाफिज का नाम भी नहीं ले पा रहा था। आज इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान में सरकार ने आतंकियों को पनाह नहीं दी, बल्कि आतंकियों ने सरकार को ही पनाह दी है। पूरा सरकारी तंत्र आतंकियों के साथ था, लेकिन उनका डर भी साफ दिख रहा था। कसूरी ने अपने लोगों के आगे खुद उसका डर का खुलासा भी किया। उसने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो किस तरह से फूट फूट कर रो रहा था। भारत की स्ट्राइक के बाद का हाल बताते हुए कसूरी ने अपना दुखड़ा रोया। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। कसूरी ने कबूला कि उसे मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। कसूरी को किसने मना किया था ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन बीते 1 महीने से एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा भी रहा था और बता भी रहा था कि किस तरह से पहलगाम पर हमले के बाद से सैफुल्लाह कसूरी बहावलपुर स्थित आईएसआई और सेना के सेफ हाउस में छुपा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां डायमंड हार्बर में जब्त करने के बाद थाने में रखे पटाखों में आग लगने से हड़कंप मच गया। थाने में रखे हुए पटाखों में आग लगने की घटना पर सियासत भी गर्म है। डायमंड हार्बर से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। थाने में रखे पटाखे एक के बाद एक ताबड़तोड़ फूट रहे थे। धमाके की आवाज के साथ आग भड़क उठी। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब्त किए गए अवैध पटाखों को थाने के एक गोदाम में रखा गया था, लेकिन पटाखों में अचानक आग लगने से पूरा गोदाम जल गया। गनीमत ये रही कि इस भयंकर आग की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस अग्निकांड पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। शुवेंदु ने पूछा कि क्या ये पटाखे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जमा किए गए थे। साथ ही शुवेंदु ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलवाद के सफाई का मिशन चालू है। एक समय नक्सलियों का गढ़ रहे बस्तर को अब केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने बस्तर का नाम वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही नक्सलवाद शुरू होने के 40 साल बाद बस्तर अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 में देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जिनकी संख्या 2021 में घटकर 70 हुई। 2024 में मात्र 38 रह गई। वहीं गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब 6 हो गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 सालों में 8000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में इस साल अब तक 200 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा सरेंडर कर चुके हैं। वहीं अलग अलग जिलों से 100 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां सिरोही में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम ने 2 मकानों को बुलडोजर से ढा दिया। राजस्थान की तपती गर्मी में सिर से आशियाना छिनते ही कई परिवार सड़क पर आ गए। वोट का मुद्दा है और मेरी बात तो ये है, ठीक है, अब देर सवेर भी आप लोग यहाँ बस तो नहीं सकते। 40 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे खड़े इन लोगों के पास अब ना घर है ना कोई ठिकाना, क्योंकि जो था उसे अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। वहीं अपना घर अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख छोटे बच्चे रोने लगे। तो महिलाओं ने वहां मौजूद तहसीलदार मंजू देवासी के पांव पकड़ लिए। घर ना उजाड़ने की गुहार लगाई, लेकिन तहसीलदार ने पीड़ित महिलाओं को ये कहकर अपनी बेबसी जता दी कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। फिलहाल ग्राम पंचायत ने पीड़ित परिवार के सामुदायिक केंद्र में रहने की अस्थायी व्यवस्था की है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये लोग खुले आसमान में रहेंगे। बात जम्मू कश्मीर के उधमपुर ईस्ट की, जहां से बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया, जिन्होंने एयरफोर्स पर एक विवादित बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पठानिया ने उधमपुर एयरफोर्स पर तैनात स्टाफ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। देश के जवानों ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। फिर भी बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया वायुसेना पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एयरफोर्स के एक नोटिस के बाद पठानिया ने वायुसेना पर विवादित टिप्पणी की। नोटिस में एयरफोर्स स्टेशन के साथ लग रही सड़क के किनारे अवैध दुकानों और घरों को खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक पठानिया का दावा है कि नोटिस कानून के मुताबिक गलत है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं। हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुटों से गिन रहे। विधायक ने दावा किया कि बिना मुआवजा के लोगों ने एयरफोर्स के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन अब लोगों से पूछे बिना उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। भारत सरकार के फैसले को पुरजोर तरीके से विदेश में रख रहे हैं, लेकिन उनकी बातें देश में कांग्रेस के कई नेताओं को रास नहीं आ रही है। अपनी ही पार्टी में शशि थरूर अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। थरूर के बयान पर कांग्रेस ने उनको बीजेपी में विदेश मंत्री बनाए जाने तक की मांग कर डाली। सवाल उठ रहा है कि क्या थरूर का सच बोलना कांग्रेस को चुभ रहा है?
पक्ष विपक्ष की दीवार लांघकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी सरकार की प्रशंसा और पाकिस्तानी साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें मोदी सरकार की तारीफ पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर बेईमानी के आरोप लगाए। उदित राज के पोस्ट को पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने रिपोस्ट भी किया। इनको सुपर प्रवक्ता बनाइए और भारत के जमीन पर आने के पहले विदेश मंत्री बनाई। वहाँ जाकर के मोदी नामा पढ़ रहे हैं। जब तो या तो पोल खोलने तक सीमित रहते तो हम भी कुछ न बोलते। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, कांग्रेस का हाथ किसके साथ? क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? हम भारतीयों को कम से कम इस महत्वपूर्ण समय में एक स्वर में बोलना चाहिए। कई मुद्दों पर मोदी सरकार की तारीफ कर थरूर पहले भी सवालों में रहे हैं। देखिए, जिस समय शशि थरूर पर कांग्रेस से ही हमला किया गया, वो डेलीगेशन के बाकी साथियों के साथ पनामा में थे। लेकिन जब अपनी ही पार्टी से उन पर सवाल उठने लगे, उन पर मोदी भक्ति के आरोप लगाए गए, उन्हें विदेश मंत्री बनाए जाने वाला तंज कसा गया, तो शशि थरूर ने पोस्ट के जरिए इस पर जवाब दिया। ये पनामा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तस्वीर है। इस कार्यक्रम के दौरान थरूर ने कहा कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इसी से कांग्रेस नाराज हो गई थी। बयान पर थरूर घिरे तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया, मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने सिर्फ आतंकी हमलों के जवाब में कार्रवाई की बात कही। मैंने युद्ध और सैन्य इतिहास की बात नहीं की। बयान पर शशि थरूर का सारगर्भित बयान आया तो कांग्रेस ने भी मुद्दे को दबाना बेहतर समझा। उस पर नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। कांग्रेस बात खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन शशि थरूर को लेकर वो असहज दिख रही है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई फैसले लिए हैं। एक बूथ पर अब 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब बूथ पर मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे वोटर। अब 200 की जगह 100 मीटर तक पार्टियों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूनिक एपिक नंबर मिलेगा। तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं मतदान बढ़ाने के लिए। चुनाव आयोग की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी कि एक बूथ पर अब 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। बूथ पर ही मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे वोटर्स। अब 200 की जगह 100 मीटर तक पार्टियों के स्टॉल लगाए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 2 लोगों की लापरवाही तीसरे पर भारी पड़ गई और देखते ही देखते गन्ना की पेराई करने वाला प्लांट के साथ साथ कैश और कपड़े भी सब जलकर राख हो गया। भयानक आग ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद झोपड़ियां कुछ ही मिनटों में धू धू कर जल उठी। आगे टेम्पो वाला लिया गिर गया, पेट्रोल से आगे ढल। दरअसल ई रिक्शा वाला पेट्रोल लेकर जा रहा था। बाइक से टक्कर के बाद ई रिक्शा पलट गया और एक चिंगारी की वजह से पेट्रोल में आग लग गई और लपटे इन झोपड़ियों तक पहुंच गई। जब तक लोग आग बुझाने पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि पेट्रोल चारों तरफ फैल गया था। पीड़ित का कहना है कि यहाँ पर गन्ने की पेराई होती थी और झोपड़ी में 10,000 से ज्यादा कैश और कपड़े रखे हुए थे। आग में वो भी जलकर राख हो गया। बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और प्रशासन के लोग नुकसान का जायजा लेकर लौट गए। भले ही पाकिस्तान और भारत में इस वक्त सीज फायर है, लेकिन हिंदुस्तान में पीओके की मांग तूल पकड़ती जा रही है। अब यहाँ जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पीओके की मांग कर दी है। जगतगुरु ने कहा है कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान एक दिन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। शंकराचार्य ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके की मांग की, जिस पर आर्मी चीफ ने हामी भर दी। 28 मई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्री तुलसी पीठ चित्रकूट पहुंचे और तुलसी पीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। सेना प्रमुख ने जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से गुरु दीक्षा ले ली है। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। दीक्षा देने के बाद जगतगुरु ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग की। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए।
यही हमारी दीक्षा है। सेना प्रमुख ने जल्द ही गुरु दक्षिणा देने का वादा किया है। सीजफायर के बाद जब पीएम मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था न ट्रेड न टॉक, सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात को दोहराया है और पीओके में रहने वाले लोगों को अपना बताया। राजनाथ सिंह ने भारत के डिफेंस स्ट्रक्चर की बात की और कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान इतना मजबूत हुआ कि वो पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के ठिकानों को मिटाकर दुनिया को दिखा दिया। हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर आतंक का कारोबार ऐसे ही चलाते रहे तो आगे बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी और पीओके के लोग भारतीय हैं। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह राजधानी दिल्ली में एक बिजनेस समिट के सिलसिले में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भरी सभा में ऐसा कुछ कहा कि सभी लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। एक बारी जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। डायलॉग फिल्मी है लेकिन पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की तो भारत छोड़ने वालों में से नहीं, वो घर में घुसकर मारेगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। एयर चीफ मार्शल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और बताया कि किस तरह भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के पाले पोसे आतंक को मिट्टी में मिला दिया। Any kind of operations that we do, we can't do it without air power, and I think that has been proved very well during this operations also. मतलब एकदम साफ और सीधा है। युद्ध विराम जरूर हुआ लेकिन एक्शन में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से ठीक पहले ममता सरकार के मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बंगाल सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने पीएम मोदी पर सिंदूर बेचने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে उत्तरबंगेर अलीपुरदुआर पर्यंत छुपे आसছেন। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम पर हमला हुआ तो बीजेपी ने पलटवार किया। उदयन गुहा is a notorious people. He is known for his this kind of derogative statement, and this is the habit of the TMC leader to selling everything. They are expert in selling. बागपत में एक हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस जगह ट्रक में आग लगी वहां से पास में ही एक सीएनजी पंप भी था। इसलिए जैसे ही आग लगी हाईवे पर मौजूद हर शख्स टेंशन में आ गया और गाड़ियों का लंबा जाम लग गया, क्योंकि आग इतनी विकराल थी कि बाकी की गाड़ियों को भी जद में ले सकती थी और सबसे बड़ा खतरा पास में ही मौजूद सीएनजी पंप को लेकर था। इसलिए जैसे ही आग लगी तुरंत ये खबर फायर ब्रिगेड को दे दी गई, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि कोई बड़ा नुकसान होता उससे पहले आग को बुझा दिया और बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन ट्रक इस हादसे में जलकर राख हो गया। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सोसाइटी के एक क्लब हाउस की लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट में आधा दर्जन लोग काफी देर तक फंसे रह गए। सारे टीयर फंस गए हैं इस लिफ्ट में, अब पिछले 15 मिनट से फंसे हुए हैं। ये ग्रेटर नोएडा की आस्था ग्रीन सोसाइटी की लिफ्ट थी जो बीती रात अचानक बंद हो गई। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, लिफ्ट में मौजूद लोगों ने इसकी खबर सोसाइटी को दी, लेकिन जब काफी देर तक मदद नहीं पहुंची तो लिफ्ट में फंसे लोगों की टेंशन बढ़ने लगी। सारे टीयर फंस गए हैं इस लिफ्ट में, अब पिछले 15 मिनट से फंसे हुए हैं। लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर इसकी जानकारी अपने परिजनों से साझा की, जिसके बाद पुलिस को आकर लोगों की मदद करनी पड़ी और जैसे तैसे लोगों को लिफ्ट से निकाला गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सोसाइटी की लिफ्ट बंद हो गई थी, लेकिन इतनी बार लिफ्ट बंद होने के बाद भी लिफ्ट में कोई सुधार नहीं किया गया। सारे टीयर फंस गए हैं इस लिफ्ट में। राजधानी दिल्ली में बकरे को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल हो गया।
कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके में दंगा नियंत्रण फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। मामला खजूरी इलाके के 30 फीटा रोड का है, जहां घर के बाहर बकरा बांधने को लेकर बवाल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मनोज धामा नाम के शख्स ने बकरा बांधने का विरोध किया, जिसके बाद दूसरे समुदाय का युवक करीब 10 से 15 लड़कों को लेकर वहां पहुंच गया और मनोज धामा पर हमला कर दिया। आरोप है कि मारपीट करने वाले लड़के मनोज धामा के घर में भी घुस गए। बकरी को लेकर के विवाद हुआ था, इसके बाद बढ़ गया बहुत ज्यादा दंगा, कुछ लोगों ने आके मार पिटाई करी यहाँ पे। बताया जा रहा है कि बकरे को लेकर एक दिन पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के बाद बकरे को हटा दिया गया था। लेकिन इस विवाद ने गुरुवार को बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल इलाके में शांति और दंगा नियंत्रण फोर्स की टुकड़ी तैनात है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नया धर्म युद्ध शुरू हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग चर्च पहुंच गए और वहां क्रॉस का निशान तोड़कर भगवा झंडा लगा दिया गया। दरअसल इलाके में कुछ दिन पहले सरकारी जमीन पर बना एक मंदिर तोड़ा गया था, जिसके बाद से तनाव बढ़ गया। इस बीच बजरंग दल समेत कुछ और हिंदू संगठन से जुड़े लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चर्च के पास पहुंच गए। एक लड़का सीढ़ी लगाकर चर्च की छत पर पहुंच गया और क्रॉस का निशान तोड़कर उसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया। ये सब कुछ तब हुआ जब भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाए। पुलिस ने जब भगवा झंडा लगाने वाले युवक को हिरासत में लिया तो उसके साथ हंगामा करने लगे और पुलिस से ही उलझ गए। इस वीडियो में ये भी नजर आया कि हिंदूवादी संगठन के सामने छत्तीसगढ़ की पुलिस कितनी लाचार है। गुजरात के वलसाड में कपास से भरा हुआ ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। एक्सीडेंट के बाद कपास की गांठें खुल गईं और सड़क के दोनों तरफ रुई ही रुई फैल गई। ट्रक गिरने और रुई फैलने से नेशनल हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। सड़क पर ट्रक आ रहा है, ट्रक कभी इधर गया तो कभी उधर गया और फिर रेलिंग से टकराता हुआ बीच सड़क पर ही पलट गया। फिर क्या हुआ देखिए, हर तरफ रुई किसी फिल्मी सीन की तरह उड़ने लगी। एक बार फिर से देखिए ट्रक पलटने का ये खौफनाक वीडियो। ट्रक का पूरा सामान सड़क पर बिखर गया। ध्यान दीजिए, सड़क कोई आम नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे है। भारी भरकम ट्रक और हर तरफ फैली रुई की गठरियों को क्रेन की मदद से रास्ते से हटाया गया। इस बीच NH-48 पर लंबा जाम लग गया। राहत की बात ये रही कि इस एक्सीडेंट में ड्राइवर बाल बाल बच गया। लखनऊ के कृष्णानगर में एक कार गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वालों ने गड्ढे में गिरने से पहले ही कार से दोनों युवकों को बाहर निकाल दिया। गड्ढा इतना बड़ा था कि कार के आगे का पहिया गड्ढे में समा गया और जैसे ही कार गड्ढे में गिरने लगी, वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी देवदूत बनकर आया, जिसने हाथ पकड़कर ड्राइवर को कार से बाहर निकाल लिया। जब ड्राइवर बाहर आया तो पुलिस वाले ने दूसरे शख्स को भी बाहर निकाल लिया और इस तरह कार में सवार दोनों युवकों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा बीती रात 12 बजे हुआ, जहां एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार इस गड्ढे में आकर फंस गई। स्थानीय लोगों ने कानपुर एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रही PNC कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिनका कहना है कि PNC कंपनी सड़क किनारे जगह जगह गड्ढे खोद देती है, जिससे इस तरह के हादसे होते हैं। यूपी के आगरा में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसे लेकर पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद जमीन को लेकर हुआ, जिसमें बात कहा-सुनी से होते हुए मारपीट तक पहुंच गई और फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये पूरी घटना अछनेरा के हसेला गांव की है, जिसको लेकर चेतरमाम नाम के शख्स ने अछनेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पत्थरबाजी की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ की इंदिरा नहर से डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद डॉल्फिन और उसके बच्चों को पकड़ा गया। पिछले दिनों से लोग इंदिरा नहर में डॉल्फिन को देख रहे थे। वन विभाग की टीम डॉल्फिन और उसके बच्चों का रेस्क्यू कर रही है। डॉल्फिन होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैली और आसपास के सैकड़ों लोग इंदिरा नहर पहुंच गए। काफी मुश्किल के बाद वन विभाग की टीम ने इन डॉल्फिन का रेस्क्यू किया। इसके लिए जाल बिछाकर डॉल्फिन को पकड़ा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 5 चरणों में पूरा हुआ, जो कि 12 घंटे लंबा चला। इस दौरान 4 मादा डॉल्फिन और 2 छोटे डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया। डॉल्फिन का मेडिकल कर उनको बाराबंकी में घाघरा नदी में छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में योग शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए कई योगाभ्यास किए गए। सांस छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं। योग कार्यक्रम प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर में आयोजित किया, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों समेत सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। यही नहीं, इस योग शिविर में कई नामचीन डॉक्टर, सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए। इस आयोजन को कराने का मकसद मन, शरीर को तरोताजा करना था। सभी तरह के योग आसन एक्सपर्ट के जरिए कराए गए, जिन्हें लोगों ने बखूबी निभाया। इस योग कार्यक्रम में सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इनमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने एक सिरे से अनेकता में एकता का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना की कार्रवाई के डर से 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। इन्होंने भारी गोला बारूद और हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने शोपियां के बसकुचन इलाके में घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान लश्कर तैयबा से जुड़े हुए 2 आतंकी खुद सामने गए और दोनों ने सरेंडर कर दिया। इन आतंकियों के पास से 2 AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 2 हथगोले बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से एक मोबाइल, एक स्मार्ट वॉच और 2 बिस्किट के पैकेट भी मिले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना जबरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रही है और अब तक कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इन आतंकियों को भी सेना की कार्रवाई का डर सताने लगा था, जिसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर जिस टर्मिनल का उद्घाटन किया, वो 5 जून से फंक्शनल हो जाएगा। नए टर्मिनल भवन की सालाना यात्री क्षमता 1 करोड़ यात्रियों की होगी और एक समय में 3000 यात्री इस टर्मिनल से होकर यात्रा कर सकेंगे। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। इस दौरान करीब 3 किलोमीटर के पूरे रूट पर तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आईं। इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की झलक भी दिखी। इस दौरान 30 से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा हुई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पीएम मोदी ने चुनावी साल में पहली बार रोड शो किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने पार्टी दफ्तर में चुनाव की तैयारियों पर मीटिंग भी की। अब राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद पीएम मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे, जहां चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हेली कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। 4 धाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां पर अचानक ही हेली कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। किसी बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि मामला झड़प तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों पक्ष की ओर से धक्का मुक्की हुई और इसमें दोनों ही पक्ष के कुछ लोगों को चोट आई है। वीडियो पर प्रशासन ने संज्ञान लिया, जिसके तहत सीओ केदारनाथ से मामले की पूरी जानकारी ली गई और फौरन ही मामले की जांच शुरू कर दी गई, जिसमें पता चला कि पूरे मामले ने एक पुलिसकर्मी की वजह से तूल पकड़ा था, जिसके बाद उस आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। लखनऊ के इनकम टैक्स दफ्तर में मारपीट हुई है। 2 आईआरएस अधिकारी दफ्तर में भिड़ गए हैं। आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा पर पिटाई का आरोप है। योगेंद्र मिश्रा पर आईआरएस गौरव गर्ग को पीटने का आरोप लगा है। घायल गौरव गर्ग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये लखनऊ से, जहां पर 2 आईआरएस अधिकारी दफ्तर में ही भिड़ गए। लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में ये मारपीट हुई। आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा, जिस पर पिटाई का आरोप लगा है, और बताया जा रहा है कि योगेंद्र मिश्रा ने आईआरएस गौरव गर्ग को पीटा है। घायल अवस्था में अब गौरव गर्ग को अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।